Hello. In this video, we are going to talk about Essay 299, Joint Audit of Financial Statements. So, this essay, as its name suggests, talks about the joint audit of financial statements. What is joint audit of financial statements? Joint audit of financial statements is simply audit of a financial statement of a company by more than one auditor. सो आगे इसकी अब अगर हम लोग देखें एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबिलिटी एज इट्स नेम सजेस्ट, जहां पे भी ऑडिट ऑफ अ कंपनी हो रहा है बाय मोर देन वन ऑडिटर, जहां पे मतलब मोर देन वन ऑडिटर इन्वॉल्व है टू ऑडिट वन सिंगल कंपनी, वहां पर ये वाला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे दूसरी बात हमारी देखने वाली ये है कि ऑडिट ऑफ अ ब्रांच, ऑडिट ऑफ अ सब्सिडरी बाय डिफरेंट ऑडिटर इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एसे। इसका मतलब ये है कि अगर ए लिमिटेड की ऑडिट एक्स वाई जेड कर रहा है और बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की कोई सब्सिडरी है, उसका ऑडिट कोई और पी क्यू आर कर रहा है, तो वो हम लोग ज्वाइंट ऑडिट नहीं बोलेंगे, वो हमारा हो जाता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर अंडर एस ए 600। तो ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका ऑडिट कर रहे हैं एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, वो बन जाता है हमारा ज्वाइंट ऑडिट, और वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है एस ए नंबर 299, 299। तो इस एसए को समझने के लिए हम लोग दो चार तीन एस्पेक्ट्स में देखेंगे। एक, डेवलपमेंट ऑफ अ जॉइंट ऑडिट प्लान। दूसरा, डिवीजन ऑफ वर्क। एक, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग एंड सम बेसिक एजम्पशंस। तो यहाँ पे एजम्पशंस एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक काइंड ऑफ सबसेट है ऑफ द अदर थ्री एरियाज। तो डेवलपिंग एंड ऑडिट, जॉइंट ऑडिट प्लान, तो बेसिकली ऑडिट, अगर हम एक कंपनी का ऑडिट दो डिफरेंट ऑडिटर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके लिए हमारे पास एक, दोनों ऑडिटर्स को सिंक में चलना होगा विद मैनेजमेंट, ताकि ऑडिट हमारे सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप करना पड़ेगा। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले दोनों जॉइंट ऑडिटर्स, दोनों या तीनों जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स है, वो सारे मीटिंग करेंगे एंड वहां पर एक जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे। उस जॉइंट ऑडिट प्लान में बेसिकली क्या क्या चीजें कवर होंगी। एक तो है वहां पे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क एंड कॉमन एरियाज सो दैट स्कोप ऑफ वर्क कैन बी डिफाइंड। मतलब हमारे पास दो ऑडिटर हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दो या तीन ऑडिटर्स हैं, तो इसका मतलब है वर्क हमें डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जॉइंट ऑडिट कैसे होगा, कुछ एरिया दूसरा ऑडिटर करेगा, कुछ एरिया दूसरा ऑडिटर करेगा। तो इस केस में जहाँ पे उस मीटिंग में जो इन बिफोर ऑडिट दोनों ऑडिटर्स डिस्कस करेंगे कि वर्क किस तरह डिवाइड होगा। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, उन वो कॉमन एरियाज, वो कौन से एरियाज होंगे जो तो इस तरह हमें एक स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा हमको कब रिपोर्ट करना है, डेडलाइंस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि इससे हम लोग कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, उसको टाइमिंग, हमें कब कम्युनिकेट करना और किस तरह कम्युनिकेट करना है, वो सब डिसाइड कर पाए। उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा, दोनों ऑडिटर्स को अपना इतना एक्सपीरियंस है, उनका अपनी जजमेंट में उनको जो लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट करते हुए क्या क्या की एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो सकता है और किस तरह आइडेंटिफाई हो सकता है, वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि जिसके थ्रू जो जो लगता है कि इस ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उन एरियाज को जो टीम उन एरियाज को देखेगी, तो वो किस तरह देखना चाहिए, किस तरह प्रोसीड करना चाहिए। तो मतलब दे बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशनल जजमेंट, तो आगे अपना अपने टीम के एफर्ट किस तरह इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो सब भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा हर ऑडिटर को अपना डिफरेंट एंगेजमेंट से एक्सपीरियंस है, तो अगर उन्होंने सिमिलर इंडस्ट्री को, सिमिलर टाइप का ऑडिट कोई और पहले किया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उस ऑडिट एंगेजमेंट से उनको क्या लर्निंग्स मिली, क्या न्यू, क्या फैक्टर्स हैं, क्या एरियाज हैं, क्या सिचुएशंस हैं जो अराइज हो सकती है यहाँ पे, जो उन्होंने पहले देख चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, उन सब का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या है, हमें वो दे कैन डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो।
अब उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, दो मोर देन वन ऑडिटर इन्वॉल्व हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होते हैं कुछ एरियाज जो हमारे क्लियरली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास कोई कॉमन मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं है कि बेसिस पर लोग डिवाइड कर सकें। तो एरियाज वेयर पॉसिबल के केस में हम लोग एरियाज जहाँ पे डिवीजन हो सकता है वो हम लोग सीधा म्यूचुअल डिस्कशन से कर सकते हैं डिवाइड, या फिर हम लोग एसेट से लाइबिलिटीज बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब ये एसेट वो ये वाला बंदा देख रहा है, ये वाली लाइबिलिटीज ये वाला ऑडिटर देख रहे हैं, इस बेसिस पे डिवाइड हो सकता है। नहीं तो ये हो सकता है कि मैं बैलेंस शीट आइटम्स देख रहा हूँ तुम पीएनएल आइटम्स देखो, मतलब इस तरह बेसिकली काफी सारी चीजों के थ्रू डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा कुछ एरिया थे जहां पर हमारे पास ऑडिटर के पास पॉसिबल नहीं है डिवीजन ऑफ वर्क। तो उस केस में क्या होगा, सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उन कॉमन एरियाज के लिए, और जिसके एग्जांपल हो गए जैसे डिटरमाइनिंग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो ये हमारे एरिया वाइज तो डिवाइड हो सकते हैं, बट एक ओवरऑल भी तो हमें डिवाइड करने पड़ेंगे ना। तो उस उन चीजों के लिए हमारे सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, हर ऑडिटर की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। ऑडिटर दो मल्टीपल ऑडिटर्स हैं, तो उनकी वो किस चीज के लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो उसके के लिए जो वर्क हमारे डिवाइड ही नहीं हुआ और सारे ऑडिटर्स को करना पड़ा, उसमें सब एक ही इन्वॉल्वमेंट है, तो उन एरियाज के लिए सारे ऑडिटर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके लिए जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स ने उन कॉमन एरियाज में जो भी कॉमन डिसीजंस लिए हैं उनके लिए सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा, ऐसे कुछ मैटर जो किसी एक ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया और दूसरे ऑडिटर को कम्युनिकेट किया, मे बी उसके एरिया के रिलेटेड हो, मे बी वो उसके मतलब अपने एरिया के रिलेटेड हो, तो उन एरियाज को अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा बंदा एग्री कर रहा है उस मामले में, उस मैटर में, उस रिस्क पे, उस ऑब्जर्वेशन पे, तो उसके लिए भी सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेटेस्ट मतलब जैसे कि एक ऑडिटर है ए, एक ऑडिटर बी। ए ने अपने एरिया में कुछ आइडेंटिफाई किया जो जिसका उसको लगता है कि बी के एरिया में इम्पैक्ट हो सकता है, या उसको लगता है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर है जिसका ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन को जा सकती है। तो उन मामले में अगर वो बी को कम्युनिकेट कर रहा है ये चीज और बी एग्री कर रहा है इन मामलों में, तो बी भी उस चीज के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। चौथा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सारे रेलिवेंट स्टैट्यूट सारे एक्ट से कंप्लाई कर रहा हो इसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। और ऑडिट रिपोर्ट की हमारे रेलिवेंट स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग हो उसके लिए भी ये सारे जॉइंट ऑडिटर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उसके बाद आते हैं कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा जॉइंट ऑडिटर्स हैं। वैसे तो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट हमें इशू करनी चाहिए नॉर्मल केस में, सारे अगर एग्री कर रहे हैं तो एक ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेट हो जाएगी, उस पर सबके साइनिंग। हाउएवर अगर किसी कोई ऑडिटर किसी मामले में किसी ऑब्जर्वेशन पे एग्री नहीं कर रहा, मतलब ही वांट्स टू अदर ऑडिटर्स वांट्स टू गिव अ क्लियर रिपोर्ट बट ही थिंक्स क्वालिफिकेशन शुड बी गिवन, तो उस केस में ऑडिटर को डिसएग्रीइंग ऑडिटर को ऐसा नहीं है कि उसको मेजॉरिटी जो बोल रही है वो उसकी सुननी पड़े। जैसे तीन ऑडिटर अगर क्लीन दे रहे हैं तो चौथे को भी क्लीन देना पड़े क्योंकि तीन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में वो मल्टीपल ऑडिट रिपोर्ट इश्यूज हो सकती है। डिसएग्रीइंग मेंबर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है, एग्रीइंग मेंबर अपनी ऑडिट रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। मतलब तीन ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट इशू कर दी, एक ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी, तीन ने क्लीन दे दी, एक ने अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन दे दी। तो मल्टीपल ऑडिट रिपोर्ट इशू हो सकती है, बट हर ऑडिट रिपोर्ट में फिर वो जाएगा, रेफरेंस जाएगा अदर मैटर्स में कि एक और ऑडिट रिपोर्ट है तो काइंडली रेफर टू दैट, और ऐसे ही दूसरे की रिपोर्ट में भी रेफरेंस जाएगा कि दो ऑडिट रिपोर्ट है, काइंडली रेफर टू दैट ऑल्सो। अब कुछ एजम्पशन ऑडिटर जॉइंट ऑडिटर्स के वर्क के रिलेटेड, हमारे एक जॉइंट ऑडिटर ये मतलब चीजें एज्यूम कर सकता है कि जो भी वर्क डिवाइड हुआ है तो दूसरे ऑडिटर के एरिया का जो वर्क है वो उसने रेलिवेंट एसेस को मीट करते हुए करा है, और इसलिए उसको दूसरे ऑडिटर के वर्क की रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उस उन एरियाज के लिए लाइबल नहीं होगा। मतलब अगर
ए लिमिटेड के पास कुछ एरिया है, बी लिमिटेड के पास कुछ ए ऑडिटर ए के पास कुछ एरिया है, ऑडिटर बी के पास कुछ एरिया है, और ऑडिटर बी के एरिया में कुछ गलती निकलती है, तो ऑडिटर ए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और दूसरा चीज ये है कि जो अदर ऑडिट जो ऑडिटर एज्यूम कर सकते हैं कि जो दूसरे ऑडिटर्स है, अगर उनको कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मिली है या कोई ऐसी चीज मिली जिसके थ्रू वो कंक्लूड हो सकता है कि कि एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो एज्यूम कर सकता है कि जिस बंदे ने ये चीज ढूंढी है, जिस ऑडिटर ने ये ढूंढी है, वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब बी लिमिटेड को अगर ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है तो ए लिमिटेड को कम्युनिकेट उसने कर दी है। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो एज्यूम कर सकता है कि ए लिमिटेड, अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा बी लिमिटेड को ऐसी ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो बी लिमिटेड ये बी ऑडिटर भी एज्यूम कर सकता है कि ऑडिटर ए को भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और बाद में अगर ऐसा कुछ निकलता है जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट है, जिनका ओपिनियन पे कुछ इम्पैक्ट है, तो उसके लिए ऑडिटर बी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटर ए विल सोनली बी रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज छोटा सा स्टैंडर्ड एस ए 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।